जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो लगातार प्राप्त होते रहें। दोस्तों, कक्षा 9वीं के विज्ञान में जो हमारा अध्याय चल रहा था परमाणु की संरचना, इसका पहला वाला भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने टॉमसन का परमाणु मॉडल को समझा था, जिसे बाद में वैज्ञानिकों ने अमान्य कर दिया। अब वैज्ञानिक रदरफोर्ड यह जानना चाहते थे कि आखिर परमाणु की संरचना कैसी है, उसमें धनावेशित और ऋणावेशित कण मिलकर के किस प्रकार से एक परमाणु की संरचना करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक अपना प्रयोग किया। उन्होंने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। अब उन्होंने सोने की पत्ती का ही चयन क्यों किया? क्योंकि वो एक बहुत पतली परत वाली धातु चाहते थे या बहुत पतली परत चाहते थे। यह जो सोने की पन्नी थी लगभग 1000 परमाणुओं की मोटाई के बराबर की परत वाली सोने की पन्नी थी। इसके बाद अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं, जिनका द्रव्यमान लगभग 4 यूनिट होता है और बहुत तेज गति से ये आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इसके अलावा रदरफोर्ड को यह आशा थी कि जो अल्फा कण हैं, इस सोने की पत्ती में जो परमाणु के अपरमाणु हैं उनके द्वारा विक्षेपित होंगे, लेकिन उन्हें बहुत कम आशा थी कि अपरमाणु इस अल्फा कण को अवक्षेपित कर पाएंगे, अवक्षेपण कर पाएंगे। फिर उन्होंने अपना जब प्रयोग किया, इन अल्फा कणों की बौछार जब इस सोने की पत्ती पर की तो बहुत अधिक आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त हुए। उन अधिकतम जो परिणाम प्राप्त हुए उनको हम 3 भाग में रखते हैं, जिसे आप बहुत ध्यान से याद रखिए। पहला परिणाम ये प्राप्त हुआ कि जब अल्फा कणों की उन्होंने सोने की पत्ती पर बौछार की तो अधिकांश कण बिना विक्षेपित किए सीधे निकल गए, उस सीधे मार्ग पर निकल गए। इसी से परिणाम प्राप्त होंगे। ये तो प्रेक्षण हुआ कि हुआ क्या, इससे परिणाम निकलेंगे। इसलिए इसके बाद बहुत कम कण थोड़े से कोण से अल्प कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए, बहुत कम कण, और लगभग 12,000 में से एक कण औसत रूप से टकरा करके वापस लौट आया। तो यहाँ पर 3 परिणाम उनको प्राप्त हुए। पहले, अधिकांश कण सोने की पन्नी को भेदते हुए सीधे निकल गए। दूसरा, बहुत कम कण अल्प कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए। और बहुत ही कम कण, अल्प कण टकराकर वापस कर लौट आए। ऐसी आशा रदरफोर्ड को नहीं थी। आप इसको इस तरह से समझ ले, क्यों नहीं थी आशा, कि एक 14 इंच का तोप का गोला एक टिश्यू पेपर से टकरा करके लौट आए। इस प्रकार का घटनाक्रम इस प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड के सामने उभर कर आया। इन तीनों प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड को बात समझ में आई और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि चूंकि अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, इसका अर्थ ये है कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा खाली है, परमाणु का अधिकांश हिस्सा रिक्त है। दूसरा यह था कि बहुत कम कण अल्प कोण से विक्षेपित हुए, चूंकि ये भी धनावेशित है तो कहीं ना कहीं धनावेशित मौजूद होगा। तो बहुत कम कण अल्प कोण से विक्षेपित हुए, इसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो धनात्मक भाग है परमाणु के अंदर वो बहुत कम भाग में सीमित है। और इसके बाद अल्प कण पुनः टकरा करके वापस लौट आए। इस आधार पर उन्होंने तीसरा निष्कर्ष निकाला कि किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनात्मक भाग परमाणु के बहुत ही सीमित भाग में केंद्रित है। समस्त परमाणु का द्रव्यमान और सारा धनात्मक भाग उस परमाणु के बहुत ही सीमित भाग में केंद्रित है। तो इन तीन परिणामों के आधार पर उन्होंने जो कहा वो ये था
कि परमाणु का एक बड़ा भाग खोखला है, रिक्त है, खाली है। जो धनावेशित भाग है वो बहुत कम भाग में सीमित है और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र में बहुत ही कम जगह में सीमित है या आयतन बहुत कम है। इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले और इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल की व्याख्या की। अपने इस पूरे प्रयोग के आधार पर फिर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस नाभिकीय मॉडल को उन्होंने 3 बिंदुओं में प्रस्तुत किया। पहला बिंदु है कि परमाणु का जो केंद्र है वो धनावेशित होता है, या यूँ कहें कि सारा धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र में होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा, और परमाणु का समस्त द्रव्यमान इस नाभिक में विद्यमान होता है। पहला बिंदु उन्होंने ये कहा। दूसरा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है इस नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार पथ पर घूमते रहते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो नाभिक का आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, लगभग 10⁵ गुना छोटा होता है। तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिकीय मॉडल में जो मुख्य बातें कही, उसमें पहली बात ये कही कि परमाणु का सारा धनावेश उसके केंद्र में होता है, जिसे नाभिक कहा गया, और ये नाभिकीय परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार पथ पर गमन करते रहते हैं। और तीसरा, उन्होंने कहा कि नाभिक का जो आकार है वो परमाणु की तुलना में बहुत छोटा होता है, लगभग 10⁵ गुना छोटा होता है। यही रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है जो उन्होंने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया, और इस परमाणु मॉडल को आज भी स्वीकार किया जाता है। दोस्तों, परमाणु मॉडल, नाभिकीय मॉडल जो रदरफोर्ड ने दिया था उसमें कुछ कमियां भी पाई गई। जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार पथ पर भ्रमण करता है, चक्रण करता है। तो वर्तुलाकार पथ पर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन भ्रमण करेगा तो फिर उसका स्थायी रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि गोलाकार पथ पर जब यह इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है तो अपनी ऊर्जा को विकिरण के रूप में व्यय करेगा। इस प्रकार से धीरे धीरे उसकी समस्त ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और वो नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर वो नाभिक से टकराता है, इसका तात्पर्य है कि नाभिक स्थायी नहीं होता है। लेकिन हम जानते हैं कि नाभिक तो स्थायी होता है, परमाणु स्थायी होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर हमेशा चक्कर लगाता रहता है। तो रदरफोर्ड का ये जो नाभिकीय मॉडल है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन वर्तुलाकार पथ पर बिना ऊर्जा का व्यय किए किस प्रकार निरंतर भ्रमण करता रहता है। अब रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में जो कमियां थी, जो आपत्तियां उठाई गई थी, उसको दूर करने के लिए फिर बोहर ने अपना परमाणुक मॉडल दिया, और रदरफोर्ड से संबंधित जो कमियां थी उसको उन्होंने दूर किया। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणुक मॉडल के द्वारा यह बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, चाहे जहां वो चक्कर नहीं लगा सकते। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहा गया, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, अर्थात उनकी ऊर्जा संरक्षित रहती है, वो समाप्त नहीं होती। और इस प्रकार से उन्होंने अपना जो मॉडल दिया कि यहाँ सेंटर में नाभिक है, जिसके पहली कक्षा पहला ऊर्जा स्तर है, जिसको उन्होंने K से नाम दिया, n=1 भी कहते हैं उसको। दूसरी जो कक्षा है उसको उन्होंने L नाम दिया, जिसको n=2। तीसरी कक्षा है उसको उन्होंने M नाम दिया। इस तरह से K, L, M, N नाम दिए, और इनमें परमाणु इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से एक पूरे परमाणु का सुस्पष्ट मॉडल सामने आया, और यह शंकाएं भी दूर हुई, और इन शंकाओं का समाधान भी हुआ कि आखिर किस तरह से धनावेशित और ऋणावेशित मिलकर के एक परमाणु की संरचना
करते हैं और ये तथ्य भी प्रयोगात्मक तौर पर स्थापित हुए। और इस प्रकार से हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से भली भांति समझ पाते हैं कि परमाणु की संरचना किस प्रकार होती है। पुनः दोस्तों नई विषय वस्तु के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।